हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। सभी को मेरी तरफ से संध्या नमस्कार। मैं शगुन मिश्रा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने शाम वाले सेशन में, 6 से 7 वाले सेशन में आपके अपने चैनल एग्जाम्पल पे। होप यू आर ऑल डूइंग वेल, सब अच्छे हो और मेहनत भी कर रहे हो, आसपास की सामाजिक गतिविधियों से अवगत हो, जिससे कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर का पोर्शन बहुत अच्छे से मिलता रहता है और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आती रहती हैं कि समझ रहे हो मेरा इशारा किधर जा रहा है ना। यूपी में जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति थोड़ा सा अवेयर रहना भी हमारी ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं आज के सेशन के लिए, थैंक यू सो मच। पवन राज आ चुके हैं, रवि कुमार आ चुके हैं, सचिन शुक्ला कह रहे हैं, गुरु माता जी, भाई राम जी, शौर्य आ चुके हैं, गौरव सूर्यन बागपत से, अश्वनी, मंतोष, नित्या सिंह, नितेश प्रजापत, ओके, आंचल जी, कैलाश, इनोसेंट जाट, ओके, मनवेंद्र राठौर, मैम हम नहीं, अच्छा मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ती, अब तो पढ़ लिया। सूर्य वाजपेयी, रितु लठवाल, विशाल गुप्ता, रोहित शर्मा, संदीप किकोड़िया, रितु वेरी गुड, मंतोष कुमार, भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है। मिनी, रश्मि यादव, मोनी, शौर्य, विवेक कुमार, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। वीरेंद्र वर्मा, मनवेश, नारायण कुमार, पीयूष हलवानी, जय सिंह, पलक, मोनी, मनीष, सुभाष, रोली, शिवम, मिस्टर एक्स, अनुज, वेरी गुड, राहुल गुप्ता, मैडम जी आज हिंदी में समझाना, हिंदुस्तान से हैं, इंग्लिश नहीं आती। कोशिश तो बाइलिंगुअल रहती है, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत आती है तो ज़रूर देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वीन ऑफ केमिस्ट्री किशन जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर दीज लविंग वर्ड्स। भाई सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज का पूरा सेशन एमसीक्यू पे बेस्ड है। अब तक जो हमने टॉपिक कवर किए, एग्जाम्पल के तौर पे एटॉमिक मॉडल का चैप्टर हम आपसे कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमने आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन, बेसिक न्यूमेरिकल्स आपसे मैंने डिस्कस किए थे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड, और उसके बाद मैंने पीरियोडिक टेबल का चैप्टर उठाया था। बीच में हमने मेटल नॉन मेटल भी आपसे डिस्कस किए हैं। तो एक तरीके से 3 मेजर चैप्टर आपके हो चुके हैं। आज जो एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वो कंबाइन एमसीक्यूज हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं आने वाले इस नए कोर्स के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये नया कोर्स जो कि कहीं ना कहीं एनटीपीसी के सीबीटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए टारगेटेड बैच है। इसमें जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। बैच का नाम है एकलव्य बैच। इसका टैग लाइन गुरु दक्षिणा इसलिए रखा गया है बिकॉज बच्चों इसकी जो फीस है वो बहुत ही सोच समझकर गुरु दक्षिणा के नाम से ही रखी गई है ना, क्योंकि ये सितंबर में हमारा बैच लॉन्च हुआ, कहीं ना कहीं शिक्षक दिवस के आसपास की बात है ये, तो कहीं ना कहीं उससे भी इंस्पायर्ड रहा है। और कहीं ना कहीं अब तक आप लोगों ने जितना हम लोगों का साथ दिया, जितना सहयोग दिया, बच्चों ने भर भर के जो प्यार दिया इस लॉकडाउन के दौरान, उसको ध्यान में रखते हुए, और स्पेशली एनटीपीसी वाले बच्चे तो हमारे, मैं क्या बोलूं, बहुत ही ज्यादा लविंग बच्चे हैं एग्जामपुर में, है ना। तो याद रखो उन सबको ध्यान में रखते हुए गुरु दक्षिणा के नाम से हमने 499 में कहीं ना कहीं जो बैच रखा है, इसकी स्पेशलिटी मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूं, हालांकि पुराने बच्चे जानते हैं ऑलरेडी, क्या कि इसमें लेक्चर जो भी टीचर्स लेंगे वो सभी अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। केमिस्ट्री इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसके अलावा सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज अपने लेक्चर के दौरान, आफ्टर लेक्चर आपको पीडीएफ तो देंगी ही देंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली, ये हमारा स्पेशल पॉइंट है कि इसमें हम आपको कंप्लीटली फ्री मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जिसके लिए बच्चे अलग से खरीदते हैं। पेन ड्राइव वगैरह में आपको मॉक टेस्ट वगैरह अलग से खरीदने पड़ते हैं। और अब तक जितने भी फ्री सेशन हुए हैं एनटीपीसी के, उनकी आपको वीडियोस और उनसे रिलेटेड पीडीएफ या नोट्स वगैरह एवरीथिंग यू विल गेट कंप्लीटली फ्री, है ना। तो 499 रुपीज का ये कोर्स है, ठीक है, थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया। पहला क्वेश्चन फटाफट देखिए, आज हम रैपिडली इसको कवर करेंगे और क्वेश्चन फटाफट नोट करते जाइएगा कॉपी में, ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, वेरी गुड, पहले क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, ओह माय गॉड। चलो इधर देखो, एनोड किरणों की खोज किसने की, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने मेरे से फेसबुक पे पूछा था, फेसबुक पे किसी बच्चे ने डाला था। तो उस क्वेश्चन, अगर आप वो बच्चा मेरे को सुन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जितने सारे स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं, आप सभी को मैंने क्लास 1 में आपसे डिस्कस किया था कौन सा प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल डिस्कस किया था, किस नाम से, डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल के नाम से डिस्कस किया था। कौन सा प्रैक्टिकल डिस्कस किया था, डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल जे थॉमसन का डिस्कस किया था, जिसको मैंने हिंदी मीडियम हम लोगों ने किस नाम से डिस्कस किया था, विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग के नाम से डिस्कस किया था।
जिसमें मैंने बताया था कि कुछ इस प्रकार की एक टेस्ट ट्यूब ली गई थी और टेस्ट ट्यूब में अलग अलग गैसों में विद्युत का विसर्जन करा के, मतलब अलग अलग गैसों में इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखी गई थी, है ना। और इस प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया था जे थॉमसन ने पाया कि कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर बार बार आती हैं, कैथोड से एनोड की ओर आती थी, इसलिए जे थॉमसन ने, क्योंकि इन्हें ऑब्जर्व किया, नाम कैथोड किरणें रख दिया। और डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल को ही जब गोल्डस्टीन जैसे साइंटिस्ट के द्वारा किया गया तो उन्होंने पाया ना केवल कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर आती हैं, बल्कि कुछ किरणें एनोड से कैथोड की तरफ भी इस प्रकार से गमन करती हैं। और इस बेस पर जहां जे थॉमसन को कैथोड किरणों की खोज के लिए जाना जाता है, कैथोड किरणों की प्रकृति नेगेटिव चार्ज रेडिएशंस थी, तो कैसी होती हैं? कैथोड रेडिएशंस बाय नेचर नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। डिस्कवरी की गई जे थॉमसन के द्वारा। इन्हीं कैथोड रेस के बेस पर किस फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रैक्टिकल के बेस पर थी? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल के बेस पे थी, जे थॉमसन द्वारा सबसे पहले किया गया था। हालांकि गोल्डस्टीन ने जब इस प्रैक्टिकल को किया तो उन्होंने ये भी पाया क्या कि ना केवल कैथोड किरणें बल्कि कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती हैं। तो इसका मतलब गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी की? गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की डिस्कवरी की, एनोड रेस की। और मुझे नहीं याद कि मैंने आपको बताया या नहीं, एनोड किरणों को कैनाल किरणों के नाम से भी जाना जाता है, कहीं पर नोट कर लेना। एनोड रेस को ही हम कैनाल रेस के नाम से जानते हैं। तो सपोज अगर मैं तुमसे पूछती कैनाल रेस की डिस्कवरी किसने की, तो भी आंसर गोल्डस्टीन होता। अगर मैं आपसे पूछती कि बताओ कि कैनाल रेस बाय नेचर कैसी होती हैं, तो ये क्वेश्चन बने हैं आपसे, एक क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जाता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे। देखो, ओह सॉरी, देखो जरा अगला क्वेश्चन बताओ। द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की? आंसर दो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसके द्वारा की गई? जल्दी से आंसर दीजिए। और ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बच्चों की कॉपी में पहुंचे, सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, है ना। कैनाल कौन सी किरणें होती हैं बताओ मैम? निहाल पूछ रहे हैं। कैनाल रेज एनोड रेस को ही बोलते हैं। कैनाल रेज और एनोड रेज एक ही बात है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की। पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस थी। फ्यूचर में इसी से प्रोटॉन के बारे में बताया गया कि ये किरणें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो हाँ जी बताइए। सहारनपुर की गुजरी कह रहे हैं गोल्डस्टीन, वेरी गुड। निहाल सिंह, ओके वेरी गुड। लवर बॉय, दीपक चौधरी, गोल्डस्टीन। अब इसका आंसर दो जल्दी से बताओ। अच्छा, मोहित चौधरी कह रहे हैं जे थॉमसन होगा। बच्चा एनोड रेस की डिस्कवरी पूछ रही हूं मोहित चौधरी जी, मैंने एनोड रेस की डिस्कवरी पूछी है, कैथोड रेस की डिस्कवरी जे थॉमसन द्वारा की गई थी। सो कंफ्यूज नहीं होते, है ना। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ। वेरी गुड, राधे राधे आ गई। अच्छा, जलराम मीना कह रहे हैं हाँ ए को लॉक किया जाए, ठीक है भाई। वीरेंद्र जी हमारा भी नाम लीजिए, पापा को हाजिरी दिखानी है। ओके भाई, दिखा देना पापा को हाजिरी जी। और पिताजी को, आपके पिताजी को नमस्कार। अमरेश यादव जी कह रहे हैं भाई दिखा देना हाजिरी। चलो फटाफट आंसर दो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की? ध्यान से सुनना मेरी बात। डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल अभी हम थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहे थे और ये मैंने आपको बताया भी था पहली या दूसरी क्लास में। तुम लोग पढ़े जाते हो और खाए जाते हो। डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं जे थॉमसन द्वारा सबसे पहले किया गया था। जे थॉमसन ने इसमें कैथोड रेस को पहचाना था, नेगेटिव चार्ज रेस को पहचाना था, है ना। लेकिन इसी बेस पर जे थॉमसन ने जहां बताया, सुनो मेरी बात, कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये किस ऋण विद्युती मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो आंसर आया इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हम पढ़ते हैं कौन सा? माइनस के 1.6 10 to the power of -19 कूलॉम। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो सटीक आवेश की व्याख्या की गई वो वैज्ञानिक R.A. मिल्कन के द्वारा की गई। R.A. मिल्कन के द्वारा की गई, ठीक है। रॉबर्ट एंड्रयू मिल्कन, पूरा नाम था रॉबर्ट एंड्रयू मिल्कन, बट आप इनका सरनेम याद रखो मिल्कन। जैसे थॉमसन पूरा नाम नहीं, रदरफोर्ड, तो आप इनका सरनेम याद रखिए, बस इतना ही आपके लिए काफी है। वन डे एग्जाम आपसे मिल्कन के नाम से पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन।
परंतु इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसने की? आर.ए. मिलिकन ने दी। किस प्रयोग के माध्यम से दी? तो याद रखो, आर.ए. मिलिकन का एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम ऑयल ड्रॉप नोट करना बच्चा, ये चीजें तुम रामायण नहीं सुना रही तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसको हम जानते हैं हिंदी मीडियम, हमसे पूछा जा सकता है कि तेल बूंद प्रयोग ये जो एक्सपेरिमेंट है किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की डिस्कवरी से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना आर.ए. मिलिकन द्वारा की गई और कौन सा प्रैक्टिकल रिलेटेड है? तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इससे रिलेट करता है। क्वेश्चन देखिए, इफ एनी एलिमेंट हैव द एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35, कोई एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35, मतलब द्रव्यमान संख्या 35 और परमाणु क्रमांक संख्या 17 है। यदि किसी तत्व की परमाणु क्रमांक संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की गणना करो। तो करो, जल्दी से बताओ भाई बताओ। गौरव कुमार, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, गॉड ब्लेस, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली रॉकिंग, सीरियसली। जीतू शर्मा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हैं बच्चे। अर्घ्य रूपा, नाइस नेम एंड डिफरेंट नेम, ओके। आरुषि, नमस्ते, आगे बेटा। शम्मी अहमद, सतीश, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। शिवी सिंह, वेरी गुड। अभिलाषा राजपूत, अंजनी कुमार, मोनी भारती, स्वीटी, राव साहब, फहद अख्तर, बहुत सही जा रहे हो बेटा, बहुत सही, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू मैम। कभी ओके, राहुल सांगवान, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। जल्दी से देखो राहुल, इफ एनी एलिमेंट, भाई जल्दी से देखो, मैंने आपको ये बताया था, पहली क्लास में जाओ, कि मैंने बताया था किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, यहां पर बात किसकी की जा रही है? क्लोरीन की बात की जा रही है। तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं बता रही, परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन का ही होता है। और मैंने बताया था कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को बताता है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को बताता है, जबकि द्रव्यमान संख्या उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योगफल को बताती है। नहीं समझ में आया? मतलब क्लोरीन लिखा है नीचे 17 और ऊपर 35, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और एटॉमिक नंबर इस बात को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। और ऊपर वाला नंबर फॉर्मूला होता है A = P + N, याद करो, पहली क्लास या दूसरी क्लास की बात है। तो द्रव्यमान संख्या ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योगफल है, मतलब P + N, 35 में से खाली प्रोटॉन घटा दो, क्या निकल आएंगे? न्यूट्रॉन। 35 में से 17 गए, आ गए 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस सीक्वेंस में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन 18, बी इज द राइट आंसर। सही आंसर यहां पे क्या होगा? समझ में आ रही चीजें? बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, पहले बता चुकी हूं, है ना। आज कहीं ना कहीं एक रिवीजन सेशन है, ये एमसीक्यू सेशन, देखते हैं कर पाते हो या नहीं। डिफाइन द मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, यहां पे एक शब्द मिस हो रहा है, लिख लो एलिमेंट। हाँ, क्या है? डिफाइन द मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट विच हैव 19 प्रोटॉन एंड 21 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इन इट्स न्यूक्लियस। यदि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? डिफाइन द मास नंबर। अच्छा, ये है क्वेश्चन कि द्रव्यमान संख्या बतानी है। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रखे हैं 19 और न्यूट्रॉनों की संख्या बता रखी है 21, तो किसी एलिमेंट का मास नंबर बताना है। यदि किसी तत्व की, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, यदि किसी तत्व में प्रोटॉन 19 तथा न्यूट्रॉन 21 हैं तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या बताइए। इस तरीके से है। हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है, इसको देख लेना। क्वेश्चन क्या है मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दे रखे हैं और आपको मास नंबर बताना है। ध्यान से सुनो, यहां पर इलेक्ट्रॉन = प्रोटॉन, तो दोनों आ गए 19, और न्यूट्रॉन कितना है? ऑलरेडी 21 दे रखा है, ठीक है। तो अब यहां देखो, लगाओ फॉर्मूला, A = P + N। तो A क्या है? द्रव्यमान संख्या, ये जो ऊपर की साइड होती है। तो जल्दी से देखो, प्रोटॉन कितने? 19 और न्यूट्रॉन कितने? 21। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये? 40। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही है? द्रव्यमान संख्या कैसे निकाली जाती है? अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता है, उनको जोड़ दो, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर निकल आएगा।
आपको ऑलरेडी प्रोटॉन ना देके इलेक्ट्रॉन दे दिया था, मतलब इनडायरेक्टली आपको प्रोटॉन की संख्या दे रखी थी। बहुत सही, बहुत सारे बच्चे बहुत सही जा रहे हैं। राम बाबू जगदीत करें, दीदी लॉकडाउन में के बाद हमारा क्या होगा? जब एग्जामपुर ऑफलाइन खुल जाएगा तो ऑनलाइन थोड़ी ना भूल जाएंगे आपको बुद्धू। स्कूल से कैसे? अच्छा जी ठीक है, ओके वेरी गुड। केशव गुप्ता वेरी गुड। 40 इज द 40 क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। एक्चुअली बात किसकी हो रही है यहाँ पे? एक्चुअली बात हो रही है पोटेशियम की, जिसका मास नंबर 40 होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? 40। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो, नोट करो और तरीका समझो कैसे निकालते हैं। एमसीक्यू तो माध्यम है। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 30, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक यदि 30 है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन इट्स न्यूक्लियस? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यदि 30 है तो इलेक्ट्रॉनों की गणना करो। भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एलिमेंट का परमाणु, माना कोई एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक यदि 30 है, कहो मैडम ये Z क्यों लिखा है? अरे यार एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये Z कोई एलिमेंट नहीं है। Z कोई एलिमेंट नहीं है। इधर देखो, तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, पूछ रहा है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताइए। एटॉमिक नंबर क्योंकि प्रोटॉन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखो Z इज इक्वल्स टू P। सिंपल सा आंसर यहाँ पे क्या होगा? 30। बिल्कुल इफ और बट वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा खास नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, द क्वेश्चन इज एज पर द बोहर मॉडल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एग्जिस्ट इन आउटर शेल ऑफ एन एटम इज। बोहर परमाणु मॉडल अनुसार किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं? आंसर बताइए भाई, कोशिश करो। हाँ भी, हाँ जी बताओ भाई। हाँ दीपक, आविद खान, अभिलाषा, नंदिनी यादव, उत्तम कश्यप, रुद्राक्ष, बट नॉट सो गुड, मतलब अच्छा जी ओके। अभिलाषा राजपूत 30 बता रहे। अरविंद, इसका आंसर दो जल्दी से, तो मैं साइड हो जाती हूँ। सचिन शुक्ला, नंदिनी यादव, एग्जामपुर दुबे, ओके जी। हाँ भाई बताओ जल्दी से आंसर दो। ओके ड्रीम अड्डा वेरी गुड, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो बच्चों। हाँ आशीष कुमार, नेम लेने के लिए इतना कमेंट नहीं करे प्लीज, डिस्टर्ब होता है सब। अच्छा जी हाँ भाई, आशीष कह रहे हैं नाम लेने के लिए कमेंट मत करो। चलो यूपी पुलिस कह रहे हैं मैम आ गई यूपी पुलिस, आपका वेट कर। अरे भगवान, बंदर जल्दी से आंसर दो। मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया था कि बोहर का परमाणु मॉडल थोड़ा सा डिस्कस करें। मैंने बताया था कि बोहर वैज्ञानिक जिन्होंने 1913 में वैज्ञानिक रहे जिनका नाम नील बोहर, इन्होंने बताया था परमाणु एक गोलाकार कण है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल, क्या यार देखो ध्यान से, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जबकि बाहर एनर्जी लेवल होते हैं जिनको KLMN, और एक शब्द इन्होंने बोला कक्षाएं। इसमें क्या पाए जाते हैं? शेल्स, जिनको KLMN बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं अधिकतम 2, 8, 18 और 32 के क्रम में। अब इनका कहना है कि किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब मेरी बात यहां बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हो और बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हो। मैं यहां बोर्ड पर आना चाहूंगी, जस्ट अ मिनट। हाँ अब यहां पर देखो, जैसे कि हम इधर देखो एग्जाम्पल के तौर पे जब हम सोडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो 2, 8, 1 बनाते हैं। इसी तरीके से जब हम एल्यूमिनियम का बनाते हैं तो 2, 8, 3 बनाते हैं, है ना। लेकिन जब हम पोटेशियम का बनाते हैं तो 2, 8, 9 क्यों नहीं बनाते? फिर हम 2, 8, 8, 1 क्यों कर देते हैं? बिकॉज बोहर का एटॉमिक मॉडल कहता है कि किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक नहीं, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जब हम बनाते हैं तो हम 2, 8 और 10 क्यों नहीं कर देते? हम ये ना करके हम 2, 8, 8, 2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर डायरेक्ट 10 लिख दिए 8 से ज्यादा हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है?
ये वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है और इसको हमें यहां पर समझना है। तो आंसर अब तुम समझ गए हो ना, क्या कि किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में इसके अपवाद हैं, वो हम आपको बताते हैं। जैसे कॉपर है, ये अपवाद है, ये हम बताएंगे आपको। अभी पहले मेन बेस क्लियर करो। 8 से अधिक नहीं, वेरी गुड, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहां पर सही आंसर होगा 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एग्जिस्ट इन एम शेल। जल्दी से बताओ एम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, आंसर बताइए कि एम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन। मैं आज कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन कॉपी में नोट कर रहा हूं। वेरी गुड, नैतिक इज वेरी गुड बॉय, वेरी ओबीडियंट। संजना पवार क्या कह रहे हैं, यार आपस में मत बतियाओ तुम लोग, एग्जाम पास होगा ना मैम, आप ही हमारे सहायक। थैंक यू सो मच डियर। किसने बोला ये, बुधेश्वर ने बोला, थैंक यू सो मच डियर। मौजम, दीपक, मोनी भारती, ड्रामा बॉय, ओके थैंक यू सो मच। ड्रमर बॉय कह रहे हैं मैम काश आप हमारी 12th में टीचर होते। बस इन शब्दों से ज्यादा और कुछ भी भारी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। चलो इधर देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एग्जिस्ट इन एम शेल। के में 2, के एल एम एन, 2n स्क्वायर बेस पे निकाल लो। इधर देखो मैंने आपको बताया था ना कि 2n स्क्वायर क्या होता है। इधर देखो ये सारा चला गया, सॉरी। के एल एम एन इन शेल्स का सीक्वेंस होता है 1 2, सॉरी ये पहली हो गई। इन शेल्स का सीक्वेंस होता है 1 2 3 और 4, है ना। तो 1 2 3 4 निकालो, 1 2 3 4 लगाओ 2n स्क्वायर। तो m शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 और 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18। और वैसे भी मैंने आपको बताया था 2 8 18 और 32। तो यहां पर सही आंसर था आपका 18। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें वैसे भी इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज 20, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। भाई बता दो, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है तो उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। आंसर अब आप दोगे, हम नहीं देंगे। बताओ भाई, बताओ जल्दी से आंसर दो। अबे भाई आकाश क्या गरीब क्या यार तुम लोग लगे पड़े हो। इधर देखो जल्दी से आंसर दो। जय सिंह क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। जय सिंह इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, ठीक है। जय सिंह आपका क्वेश्चन हमने देखो आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। इस क्वेश्चन को हम बताते हैं क्लास के बाद बता देते हैं, कमेंट में बता देंगे। मैम क्या ये केमिस्ट्री का सिलेबस एमपी जेल प्रहरी, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। किसने पूछा है ये, मधुसूदन ने पूछा है, एमपी जेल प्रहरी के लिए दौड़ेगा। जल्दी से देखो क्या पूछ रहा है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है तो बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। बना दो भाई, बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन बना के पता चलेंगे। निकालो 2 8 8 2। तो बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। आप ऐसे याद करके निकाल सकते हो कि सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। कौन है ये, सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो याद रखो कैल्शियम इज द सेकंड ग्रुप एलिमेंट। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कितने, 2। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज 7 and the mass number is 14, define the number of neutron. Atomic number is 7, atomic number is 7 and the mass number is 14. ये है। तो क्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। अगर एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 17 है, जल्दी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए। मैडम जी पक्का सिलेक्शन लेने के बाद आपसे मिलने आऊंगा हरियाणा, सुमित कह रहे हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चा, आई विल वेट फॉर दैट डे, उस दिन का इंतजार रहेगा। जल्दी से बताओ। विकास कुमार, विकास, AK राय, ड्रीम अड्डा, अरविंद कुमार, शिवाय, वेरी गुड। क्या गलत हो गया शिवम,
क्या गलत हो गया? बस तुम्हें पता चल गया ना कि कहां पे गड़बड़ कर दिया, बस फिर गलती नहीं हुई, फिर तो सही हो गया, गलत नहीं हो गया, सही हो गया। चलो आंसर दो जल्दी से। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज 7 एंड मास नंबर इज 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। जब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक संख्या घटाई जाती है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आते हैं। निकालो भाई। a माइनस जेड मतलब 14 में से 7 गए 7। नाइट्रोजन की बात कर रहा है, जल्दी से टिक कर दो। नाइट्रोजन की बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर 7 और द्रव्यमान संख्या 14 होती है, ठीक है। और मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुकी हूं, ऊपर से नीचे घटाओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाओ। 14 में से 7 गए 7, सही आंसर होगा 7। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी अगर पूछता तो याद रखो, जो नीचे वाली संख्या होती है ये इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या को व्यक्त करती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 7-7 हैं, और बाय द वे इस डिफरेंस को अगर आप निकालोगे तो वो भी 7 आएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बिलोंग्स टू। भाई ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से आंसर दो। आवर्त सारणी में जो उच्चतम अभिक्रियाशील अधातु तत्व होते हैं, बताओ भाई। आवर्त सारणी में उच्चतम अभिक्रियाशील अधातु तत्व किस ग्रुप से हैं? मोहित चौहान मैडम आप सिद्धांत समझा दो। बच्चा पिछले क्लासेस से हम सिद्धांत ही समझा रहे हैं, किसने बोला है? मोहित चौहान ने, ठीक है। मोहित पिछली क्लासेस मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार आप देख लो, ठीक है। संदीप क्या कह रहे हैं? हरियाणा पुलिस के लिए इतना काफी रहेगा, दौड़ेगा संदीप। नोट करो क्वेश्चन। वनडे एग्जाम, सभी वनडे एग्जाम्स पे एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, उनमें सीपीओ, सीएचएसएल, ये उनके क्वेश्चंस हैं वनडे एग्जाम्स, दौड़ेगा सिलेबस उसमें। चलो, हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स बिलोंग्स टू किस ग्रुप से होते हैं? जो 17वें समूह के सदस्य होते हैं, मतलब ये वाले, इधर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेडीन। पीरियोडिक टेबल में इनको हैलोजन के नाम से मैंने कल की क्लास में पूरे दिन पढ़ाया है। इधर देखो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था पूरे टाइम क्या, कि जो हैलोजन होते हैं इनको हैलोजन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैलोजन बोला जाता है, ठीक है। हैलोजन, इनकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 2 7, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 2 8 7, ये सब के सब एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। मतलब सबको अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 1। 7 तो होते ही हैं, 1 लेते हैं और जल्दी से कंपाउंड बनाते हैं। फिर बनता है NaCl नमक, फिर बनता है KCl, फिर बनता है Ki पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। कहो मैडम क्या समझा रहे हो? मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूं कि जहां फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सुनो मेरी बात ध्यान से, जहां फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं हेलिना की रब से फरियाद, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। अगर इस क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछती कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर द वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल्स। समझ में आ रही बात? कंसेप्ट क्लियर करो। प्रथम समूह के सदस्य जो होते हैं ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन के दाता होते हैं, और जबकि जो 17th ये होता है फर्स्ट ग्रुप और ये होता है 17th। फिर कल क्या बताया था? हैलोजन। फिर कल बाहर आई आंटी, जो हो गए हैलोजन, ये हो गए हैलोजन, जिनको अभी मैं बता रही थी 17th ग्रुप। ये दान करने में स्मार्ट और ये गेन करने में स्मार्ट। आंसर हो गया 17th। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से बढ़ाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी से देखो, विच एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो नोन एज सोलर सिस्टम मॉडल? जल्दी से आंसर दो, नो इफ नो बट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। द वेरी, हाँ जल्दी से बताओ। ये प्रिंसी आ गई। मैम एस्ट्रेडीन के साथ कोई कंपाउंड क्यों नहीं बनता? ओके, बिकॉज एस्ट्रेडीन की अगर हम बात करें तो इसका बिल्कुल वही वाला हाल है प्रिंसी, जैसे मेटल्स वाली फैमिली में ये जो है ना सबसे टॉप पे हाइड्रोजन जी, ये दान करने में बड़े कंजूस हैं, इसीलिए ये नॉन मेटल हैं। और हैलोजन वाली फैमिली में जो नीचे आते हैं मियाँ, जिनका नाम है एस्ट्रेडीन, ये गेन करने में,
इधर से इधर वाले ग्रुप में आप याद करो प्रिंसी, मैंने फ्रेंशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव बताया था, तो हेलोजन के ग्रुप में फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव बताया था। मेटल्स के ग्रुप में नीचे की ओर आने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, ऊपर उतने ही नॉन रिएक्टिव होते हैं। और नॉन मेटल्स के ग्रुप में ये सबसे मतलब नीचे की ओर रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। ओवरऑल कहने का मतलब एस्ट्रेडीन कंपाउंड बनाता है, बट इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में काफी समय लगता है। नेचुरली इसके कंपाउंड जल्दी नहीं बनते। मिला आंसर? चलो अब इसका आंसर दो, तुम तो भटका देते हो ये वैज्ञानिक हैं 2-4 बच्चे मेरे क्लास में। विच एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड सोलर सिस्टम मॉडल? तो ध्यान से सुनो क्या कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड ने बोला था कि परमाणु एक गोलाकार कण है जिसमें नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक उसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो सौर मंडल मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को बोला जाता है। जबकि जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, इनके मॉडल को हम तरबूज मॉडल के नाम से जानते हैं। किस मॉडल के नाम से जानते हैं? इनके मॉडल को हम तरबूज मॉडल, याद करो वाटरमेलन मॉडल, ऐसे पढ़ाया है मैंने आपको, तो ध्यान से इसको कर दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नोट करो। Which of the following is heaviest? अब जल्दी से बताओ, ये निकालो, लगाओ न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मतलब अणु भार निकालना है। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, अणु भार निकालना आता है। अजय लोढ़ी मुझे लग रहा है उस भीड़ में चल गया जिसमें कमेंट शो नहीं होता। क्या हो गया? मतलब कमेंट सबके शो हो रहे हैं, सबके कमेंट शो हो रहे हैं। अब तुम लोग बकबक करना बंद करो। मैम एक क्वेश्चन है आपसे, बल्ब में आर्गन ही क्यों भरते हैं? संजना पनवर ने ये क्वेश्चन कल भी पूछा था। और संजना जी, जब मैंने आर्गन आपको पढ़ाई थी तो मैंने बारंबार बोला था, क्या, इधर सुनो बच्चा, 2 मिनट के लिए सब लोग सुनो। बल्ब में आर्गन ही क्यों भरते हैं? बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन और कांच फ्लिंट, और बाहर अक्रिय गैस आर्गन। क्यों? सबसे सस्ती आर्गन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। तो बल्ब में अगर तुम आर्गन नहीं भरोगी तो 10 रुपए में क्या दोगी? मेरी बात समझ में आ रही है? 10-15 रुपए के बल्ब में वही अक्रिय गैस सबसे कह सकते हो हमें कंपनी के लिए कह सकते हैं कि अफोर्डेबल होगी, जो कि सबसे प्रचुर मात्रा में मिले एटमॉस्फेयर में। तो आर्गन वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में प्राप्त अक्रिय गैस है। यह भी तो क्वेश्चन याद करती हो संजना, कैसे भूल गया? तो आर्गन वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में प्राप्त अक्रिय गैस है। कंपनी को बाकी अक्रिय गैसों की तुलना में यह सस्ती पड़ती है, और अगर ना भरी जाए तो बाहर यहां पर जलवाष्प आ जाती है। यह है आपका एग्जैक्ट रीजन। ठीक है, मत भरो आर्गन तो बाकी गैसें दे दो जो कि बहुत महंगी पड़ेंगी फिर कंपनी को, है ना? ऐसे समझो इस तर्क को। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सबसे भारी है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास देखो, नाइट्रोजन का मैंने बता दिया, ऑक्सीजन का बता दिया, आपको सल्फर की जरूरत पड़ेगी और हाइड्रोजन के मास की जरूरत पड़ेगी, और किसकी? क्लोरीन के मास की जरूरत पड़ेगी। आंसर दोगे आप? जल्दी से आंसर दो। एक का निकाल के हम बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है मेरी क्लास में नए हो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अणु भार कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना? 14, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, और यहां पर कितने परमाणु ऑक्सीजन के? 2, तो 16 16 32 जोड़ो, कितना आया? 4 और 2 6, और 3 और 1 4। आई बात समझ में? इसी तरीके से जल्दी से बेटा सल्फर का निकालो, टाइम ना वेस्ट करते हुए। सल्फर का एक ही परमाणु है, सल्फर का 32 जोड़ो, और फिर 16 16 32, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16, तो 32 जोड़ा, कितना आया? 2 2 4, और 3 3 आ गया 6। अगले का निकालो भाई जल्दी से। H2O2, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक परमाणु का परमाणु भार 1, तो 2 का परमाणु भार 2। ऑक्सीजन के 2 परमाणु, एक का 16, तो 2 का 32, आ गया भाई 34। आई बात समझ में? 32 और 33 34। क्लोरीन का देखो, एक का अकेले का 35, तो 2 का कितना होगा? 35 + 35, कितना आया? 70। अब आंसर क्या देना? सब तो हम ही ने बता दिया आंसर यहां पे क्या होगा? क्लोरीन। सबसे भारी गैस कौन सी होगी?
क्लोरीन। सबसे पहले द्रवित कौन सी होगी? क्लोरीन। सबसे बाद में द्रवित कौन होगी? जो सबसे हल्की, मतलब H2O2। कंसेप्ट समझो। इसी क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज चेंज कर देता और पूछता इनमें से कौन सी गैस सबसे पहले द्रवित होगी, तो जो सबसे भारी वो सबसे पहले द्रवित होगी, मतलब क्लोरीन। इनमें से कौन सी गैस सबसे बाद में द्रवित होगी या सबसे देर में द्रव अवस्था को प्राप्त करेगी, तो आंसर हो जाता है यहां पर जो सबसे हल्की, मतलब H2O2। सो समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए। विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद हीलियम? हीलियम में पहले इलेक्ट्रॉन पता कर लो कितने होते हैं? 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं 2। और पूछ रहा है कि ऐसा तत्व बताओ इनमें से कौन है जो कि हीलियम के बराबर इलेक्ट्रॉन रखता हो, हीलियम के बराबर इलेक्ट्रॉन रखता हो। मैं आपके आंसर का वेट करूंगी कि यो क्वेश्चन मैं थारे को 70 बार करा चुकी। क्यों हरियाणा वालों, यो क्वेश्चन मैं तने 70 बार करा चुकी। ऐसे ही बोलते हैं ना। एक हमारा स्टूडेंट है हरियाणा से, वो बहुत मतलब ऐसे ही बच्चा है लेकिन दिल का बड़ा साफ है, वो ऐसे ही बात करता है। मैम को एग्जाम्पल थॉमस के ऊपर। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मैम क्या बल्ब में आर्गन के अलावा कोई और गैस भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं सत्यम। आप ऑब्वियस सी बात है, आप अगर ऑब्वियस सी बात है कि आर्गन का काम क्या है, पहले इतना पता करो सत्यम। आर्गन का काम है कि फिलामेंट जो है, टंगस्टन का बल्ब में फिलामेंट है, उस पे जंक ना लगे, तो आर्गन बाहर भर दी जाती है जिससे कि बाहर बल्ब में मॉइस्चर वगैरह नहीं आता, क्योंकि आर्गन स्पेस कवर कर लेती है। सत्यम इतनी सी बात है। आप अक्रिय गैस अगर कोई भर सकते हो भर दो, लेकिन वो कंपनी को महंगी पड़ेगी, तो क्यों भरेंगे हम 15-20 रुपए के बल्ब में आर्गन की जगह कोई और अक्रिय गैस। चलो, विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद हीलियम? आंसर देखो यहां पर जल्दी से। बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 4 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2-2, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-2। यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, मतलब ये काउंट अगर हम ना करें, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और फिर ये बन जाएगा बेरिलियम आयन। तो एक आंसर ये। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ले ले तो इसके पास टोटल कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन नॉर्मल कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन धारक होता है। 1 इलेक्ट्रॉन यदि और ले लेता है तो ये नेगेटिव आयन बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आंसर होगा बोथ, नो इफ नो बट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। चलो, विच इज नॉट अ मेटल? जल्दी से बताओ इनमें से कौन एक धातु नहीं है? इनमें से कौन एक धातु नहीं है? मैम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे याद करें? एटॉमिक नंबर निकालना अरुण मैंने सिखाया है, एटॉमिक नंबर मैंने ट्रिक वाइज सिखाया है और अभी क्लास में अभी बता भी दूंगी। कल परसों की क्लास अरुण देख लो। बच्चा एक चीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, सीक्वेंस वाइज तुम लोग क्या करते हो कि जहां थ्योरी क्लास देखी तहां भाग गए और जहां एमसीक्यू देखे तहां आ गए, और फिर एमसीक्यू में कहते हो मैडम समझ में नहीं आ रही चीजें। समझ में आ रही है? तो जहां पर आपको एमसीक्यू से डायरेक्ट काम चल जाएगा, बिलीव मानो बच्चा, वहां पे हम डायरेक्टली आपका समय बचाएंगे, डायरेक्ट एमसीक्यूज करा देंगे। लेकिन जहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए वहां पे तो थ्योरी पढ़ा करो। तुम लोग थोड़ा सा पिछली क्लासेस को देखो, अब मैं यही बोलूंगी। चलो मैम, नाभिक का आकार क्या होगा? नाभिक का आकार गोलाकार होता है। ये पूछो नाभिक का रेडियस क्या होगा न्यूक्लियस का? 10⁻⁻15 मीटर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। चलो मैम, अगर कोर्स लेना है तो ये कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके बात करो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन एक धातु नहीं है? कौन धातु नहीं है? सिलिकॉन अर्धधातु, जर्मेनियम अर्धधातु, आर्सेनिक अर्धधातु। आंसर होगा ऑल अबव इज नॉट अ मेटल। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? डायगोनल रिलेशन उठा के देखो पीरियोडिक टेबल का, विकर्ण संबंध के रूप में। जैसे पीरियोडिक टेबल का जो ये स्वरूप होता है, यहाँ पे आपके बोरॉन फैमिली, फिर कार्बन, फिर आपकी आ गई नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन,
फिर आ गए आपके अक्रिय गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, ऐसा होता है। ये हाइड्रोजन फैमिली और बेरिलियम, ये नीचे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो मैंने आपको डायगोनल रिलेशन बताया था। पीरियोडिक टेबल जब आप कलरफुल देखते हो तो ये तत्व आपको अलग से हाईलाइट कर दिए जाते हैं किसी डिफरेंट कलर से। ये विकर्ण संबंध होता है, अर्ध धातुओं को प्रदर्शित करता है। और बाय द वे ये सब के सब सेमी कंडक्टर्स हैं। एटॉमिक नंबर 14 2 8 4, एटॉमिक नंबर 32, एटॉम 2 8 18 और इसी तरीके से 4। कहने का मतलब सब के सब ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ज्यादातर, है ना। तो केवल आर्सेनिक को अगर आप छोड़ दो, ये नाइट्रोजन फैमिली में आता है, अपवाद है ये, ठीक है। तो एक आपको चीज ध्यान रखनी है कि ये सब के सब अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है? विच इज यूज टू मेक ट्रांजिस्टर्स। भाई फिजिक्स वालों, बीटेक वालों, एनपीएन पीएनपी जंक्शन डायोड्स पढ़े हैं? अब तो नहीं पढ़े होंगे तुमने क्योंकि क्वेश्चन फंस गया। जल्दी से बताओ। वेरी गुड। डॉली यादव क्या कह रहे हैं? कस्टमर केयर पे कॉल करने से कॉल हमेशा बिजी आता है। कोई बात नहीं बच्चा, तुम्हारी बात मैं पहुंचा दूंगी। ये ले लिया तुम्हारा स्क्रीनशॉट, अब इस पे ध्यान दो, बाकी बातें बाद में। सोनू यादव, सोनू सिंह कह रहे हैं एग्जामपुर की आन बान शान सगुन मैम। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड रिस्पेक्ट। योर वर्ड्स आर रियली मीनिंगफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच। सिलिकॉन इज आंसर। बहुत सारे बच्चे वर्दी एक जुनून कह रहे हैं। वेरी गुड। चलो, इनमें से किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है? ट्रांजिस्टर बनाने में एनपीएन पीएनपी जंक्शन डायोड अगर आपने पढ़े हैं तो आप तो बिल्कुल नहीं चूकोगे, क्योंकि उसमें हमने जर्मेनियम और सिलिकॉन को अच्छे से पढ़ा है। और वरना जो नॉन साइंस के बच्चे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। इनके 3 क्वेश्चन आप याद रखो। एक तो कंप्यूटर की चिप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर चिप किससे बनती हैं? अर्धचालक से बनती हैं, सिलिकॉन चिप होती हैं ज्यादातर। इसके अलावा अगर तुमसे पूछें सोलर पैनल, छतों के ऊपर सोलर लाइट जो लगी होती है, सोलर प्लेट आपने इस तरीके से उसमें ऐसे आकार ऐसे 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 करके बने होते हैं, ये सोलर प्लेट तुमने लगे देखी। सोलर पैनल ये भी अर्धचालकों के बनते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इनमें डोपिंग कर दी जाती है। डोपिंग का मतलब मैम क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है बाहर से कोई ऐसी अशुद्धि डाल देना, ऐसी कोई मेटल या कोई भी ऐसा एलिमेंट इंक्रीज करना जिससे इनकी कैपेसिटी बढ़ जाए। अब भी नहीं समझ में आया? सपोज मैं एथलीट हूं, खिलाड़ी हूं, मैं 2 किलो का डंबल उठा सकती हूं, बट हमने एक इंजेक्शन लगाया और थोड़ी देर के लिए हम 15 किलो का उठाने लग गए। इमेजिन। तो डोपिंग समझ में आया? डोपिंग का मतलब बाहर से अशुद्धि डालकर और किसी अर्ध धातु की चालकता बढ़ा देना। तो इनका वही केस होता है। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनमें बाहर से इंप्योरिटी का यूज करते हुए डोपिंग करके और इनकी चालकता में वृद्धि कर दी जाती है। फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है इनमें से कौन एक क्षारीय धातु है? ये हम नहीं बताएंगे या आप बताओगे। इनमें से कौन एक क्षारीय धातु है? शुभम सिंह बागी। ड्रॉपिंग मींस ड्रग्स। ड्रॉपिंग नहीं, अरे बंधु डोपिंग। इट्स डोपिंग, ड्रॉपिंग नहीं, डोपिंग टेस्ट होता है, डोपिंग। शुभम, भूपेंद्र साहू, वेरी गुड। शैलजा वर्मा, संजीव कुमार, भूपेंद्र, आरुषि, संजीव, सचिन कह रहे हमको भी जगह दे दो रे, आ जाओ रे। आकांक्षा, वेरी गुड। सोलर पैनल वगैरह, बहुत सही, वेरी गुड। यू आर गोइंग एब्सोल्युटली गुड। मैडम एकदम भोजपुरी बोल दीजिए ना, काहे को भोजपुरी बुलवाए हो? चलो इधर देखो, अगर तुम ऐसे करेंगा तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेंट्रेट करेंगा तो सब कुछ समझ में आएगा। चलो इधर देखो, इनमें से कौन एक क्षारीय धातु होती है? इनमें से कौन क्षारीय धातु कौन सी होती है यार? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। नहीं समझ में आया? है लीना की रब से फरियाद। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जिनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, इनको क्षारीय धातुओं के नाम से जाना जाता है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन एक क्षारीय धातु
नहीं होगी। क्वेश्चन होगा विच इज, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, यहां देखो विच इज नॉट अ एल्कलाइन मेटल, इनमें से कौन एक क्षारीय धातु नहीं होगी। तो इधर देखो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का, फ्रेंशियम फर्स्ट ग्रुप का, कैल्शियम इज नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट ग्रुप। तो इनमें से कौन एक क्षारीय धातु नहीं होगी। तो यहां पर कौन नहीं होगा, कैल्शियम एक क्षारीय धातु नहीं होगी। मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरा नाम नहीं लेते। केसरी रोमियो कह रहे हैं यार पानी पी ले केसरी, ठीक है पानी पी ले, थारा नाम ना ले रही मैं, चल चल अगला क्वेश्चन देखो, इधर देख क्वेश्चन लिखो लिखो अगला क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट अ हेलोजन, इनमें से कौन एक हेलोजन नहीं है। हेलोजन कौन नहीं है अब बताओ चलो गौतम कुमार, संदीप कुमार, सुचित्रा ठाकुर, आशीष कुशवाहा, वेरी गुड। जल्दी से मैडम क्या हमारा कमेंट काहे नहीं देखते हो यार, सबका कमेंट देखते हैं, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, केसरी आंसर दो, विक्की कुमार, इनोसेंट, कौन, बहुत सारे बच्चे। इधर देखो हेलोजन कौन, इनमें से कौन एक हेलोजन नहीं है, इनमें से कौन एक हेलोजन नहीं है। यार ये नहीं कहाँ चला जाता है, सॉरी यार ये थोड़ा मिसटाइपिंग हो गया, इसको सही करना। इनमें से कौन हेलोजन नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन, ये रहे हेलोजन। फिर कल बाहर आई आंटी, हेलोजन कौन से हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, हेलोजन 17th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन नहीं है, ये रही ब्रोमीन, ठीक है, एस्टिडीन, आयोडीन, आर्सेनिक नहीं है, क्योंकि आर्सेनिक कहां से है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो नाइट्रोजन फैमिली से हैं जिनका नाम है आर्सेनिक, है ना। तो यहां पर बेसिक सा आपका क्वेश्चन क्या था कि कौन किससे नहीं है, हेलोजन से नहीं है। बेसिक से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे पीरियोडिक टेबल से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16 इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। जल्दी से बताओ, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है तो वो किस तत्व, एस्टिडीन कौन आंसर दे रहा था, रक्षा चौधरी, डंडे पड़ेंगे, सब गड़बड़ कर रहे थे। चंद्रा नायक, सनी लांबा, सब गड़बड़ कर रहे थे। नहीं, सनी लांबा ने सही बताया, आर्सेनिक, वेरी गुड। और बाकी शेखर भी गड़बड़ बता रहा था। सांगवीर यादव, ओके आर्सेनिक। पवन शर्मा, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से बताओ मैम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन ज़्यादातर केसेस में आपको शेयरिंग करता मिलेगा, चाहे HCl हो, चाहे मतलब वाटर मॉलिक्यूल H2O हो। हम अभी केमिकल बॉन्डिंग कराएंगे आपको, तो हम आराम से डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें अभी उधार छोड़ दो, ठीक है। लेट्स सी इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज 16 इट बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप। हमें भी नहीं पता किस ग्रुप, जल्दी से देखो 16 अगर एटॉमिक नंबर है तो 16 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 286, है ना। और 16 एटॉमिक नंबर, ये 6 अगर आ रहा है, ज्यादातर जिनके बाह्यतम कक्षा में 6 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये 16वें ग्रुप के होते हैं। मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये है आपका ऑक्सीजन वाले ग्रुप का ट्रिक, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो यहां पर सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन, चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हो, चीजों को नोट करते रहिए, ठीक है। फिर डोपिंग वाला ही एलिमेंट क्यों यूज नहीं करते, लेते हैं इन चीजों को भी, लेते हैं आराम आराम से लेते हैं। मैडम जी गोड लग तानी, अच्छा गोड लगे ताने हमरे देख ले थैंक यू सो मच भीम, इतना सारा प्यार और सम्मान देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। बस यही कहूंगी कि रोजाना 6 से 7 के सेशन में जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं इनको थोड़ा सा सीरियस लेते हुए एक चीज पर बस भरोसा करना पड़ेगा, क्या कि आपको कहीं ना कहीं जो भी चीजें लेके चल रहे हैं उनको नोट करते चलो और इस चीज पे बिलीव करो कि जो भी चीज आपके कोर्स से बाहर होगी वो यहां हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम एक्स्ट्रा टाइम आपका खुद नहीं बर्बाद करवाना चाहते और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आती हो और आपको समझ में ना आए,
ठीक है। तो जो चीज़ें डायरेक्ट एमसीक्यूज से हो सकती हैं हम डायरेक्ट एमसीक्यूज से कराएंगे, और जो थ्योरी से हो सकती हैं वो थ्योरी से लेके चलेंगे। बट जैसे ऑफलाइन क्लासेस में हम पंचुअलिटी दिखाते हैं, वैसे पंचुअलिटी के संग सेशन को ज्वाइन करिए और रोज़ाना आते रहो, ठीक है। मौज से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो और ऐसे ही चहकते रहो। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड 6 to 7। बाय, टेक केयर।